सॉरी दोस्तों, नेटवर्क की वजह से दिक्कत हुई। अखिलेंद्र जी से रिक्वेस्ट है कि सर आ जाएं दोबारा। नेटवर्क मेरा गया था, उसके चलते दिक्कत हुई। माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। सर माफ़ी चाहती हूँ, नेटवर्क चला गया था, उसके चलते दिक्कत हुई सर। सर दोबारा आए सर। सर रिक्वेस्ट है सर। सर आप उसमें सर ज्वाइन करें लिंक से वापस। सर मैं आपको ऐड करती हूँ स्क्रीन पे। जी सर, माफ़ी चाहती हूँ सर, बहुत बहुत माफ़ी सर। जी दोस्तों, बस 2 मिनट में अखिलेंद्र जी वापस हमारे साथ होंगे। नेटवर्क की इशू के चलते ब्रॉडकास्ट रुक गया था। माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, सभी से। इतनी अच्छी चर्चा चल रही थी और नेटवर्क की वजह से आप लोगों को बीच में ये रुकावट देखनी पड़ी। तो पुराने समय के तरीके से ही, जैसे दूरदर्शन पे लिखा आता था, रुकावट के लिए खेद है। जल्दी ही अखिलेंद्र जी हमारे साथ दोबारा होंगे। प्लीज़ जुड़े रहिए ब्रॉडकास्ट में। आ जाइए सभी लोग, और हम जल्दी ही फिर से अखिलेंद्र जी के साथ अभी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा के बाद में आप लोगों के अगर अखिलेंद्र जी से कुछ सवाल हैं तो वो भी आप लोग रख सकते हैं। बीच में भी हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो अपने सवाल रख रहे थे। जैसे ही हमारा सेशन अपने लास्ट फेज़ में बढ़ेगा तो हम अखिलेंद्र जी से उन सवालों को लेंगे और आपके सवालों के जवाब भी अखिलेंद्र जी देंगे और बताएंगे। आई एम श्योर आप लोगों को अभी तक जो भी चल रहा है, जो वो बातें बता रहे हैं, वो सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। अखिलेंद्र जी हमारे साथ एक पल में जुड़ने वाले हैं दोबारा। जी सर। सर माफी जी चाहती हूँ, जी नेटवर्क के चलते थोड़ा सा रुकावट हो गई। बहुत बहुत खेद है सर इस बात का। जी 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 सर। सर आगे जी बढ़ाएंगे हम चर्चा को, जहां से आप बता रहे थे। तो सर जिन पहलुओं को आपने रखा है वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से जो फिलहाल में कहानियां आ रही हैं, जिस तरीके की कहानियां आ रही हैं, या जैसे आपने गानों का जिक्र किया, मतलब बहुत छोटे समय के लिए याद रहते हैं। और आज भी हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर पुराने गानों को उठाकर रीमिक्स करने के प्रचलन में लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो बुरी तरह से बॉलीवुड को और फिल्मों के स्तर को नीचे ले जाता जा रहा है। जी सर। तो उस पे सर आपके जो विचार हैं वो सुनने के लिए हमारे दर्शक सब उत्सुक हैं, और ये रुकावट की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई। तो सर आगे बढ़ाएंगे उसी जानकारी से आपकी। जी ये जो 2000 जब से लगा है, 2001 से 2020 तक आपको कितने गाने याद हैं ये बताइए। बहुत कम सर, ना के बराबर। जी। ना के बराबर। तो जी ये है म्यूजिक। ये म्यूजिक हो गया है जब गाने पता ही नहीं है। गाने पता चला हिट हो गया, हिट हो गया, हिट हो गया, और वो अगले हफ्ते बदल जाता है। पहले जी बिना का माला, रेडियो पे बिना का माला आता था, शिवा का माला, बिना का माला, और उस पे गाने चलते थे एक से एक कंपटीशन में, और म्यूजिक के लिए कॉपी में नोट किया जाता था। इतने फैन फॉलोइंग हाई थे। संगीतकार का नाम, गीतकार का नाम, फिल्म का नाम, निर्देशक का नाम, हीरो का नाम, हीरोइन का नाम, है बैनर का नाम।
म्यूजिक ने जादू खो दिया। भारतीय संगीत जिसका डंका पूरे विश्व में बजना चाहिए, वो भारतीय संगीत कहां लुप्त होता गया। इसका कारण हम ही हैं। जो आ रहा है अब हमारे बच्चों को तो यही म्यूजिक पता है ना। हमारी जो अगली पीढ़ी है उसको यही म्यूजिक पता है कि ऐसा ही म्यूजिक होता है। उसको पता है ऐसी फिल्में होती हैं, उसको पता है कॉमेडी के नाम पे यही है, उसको पता है कि सिनेमा यही है, कहानियां यही होती हैं, कैरेक्टर्स ऐसे ही होते हैं। आने वाले 15-20 साल और अगर यही फिल्म दिखाई गई तो पूरा का पूरी पीढ़ी बदल जाएगी। लेकिन चूंकि भारतीय संस्कृति की जड़ बहुत मजबूत है, पकड़ बहुत मजबूत है, वो इतनी जल्दी उखड़ेगी नहीं। और अब बदलाव का समय भी आ रहा है, अच्छे अच्छे फिल्म मेकर भी आ रहे हैं, अच्छी अच्छी फिल्में भी बन रही हैं, अच्छे अच्छे बायोग्राफी बन रहे हैं। बताइए महापुरुषों पे बायोग्राफी कहां बन रही है? कोई सोचता है कि महर्षि अरविंद पे भी फिल्म बननी चाहिए, विवेकानंद पे बननी चाहिए? बनाई, बनाने वाले ने बनाई, वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, पता ही नहीं चला कब आई कब गई। रामकृष्ण परमहंस पे बननी चाहिए, एक नहीं 10 फिल्में बननी चाहिए। दयानंद सरस्वती पे बननी चाहिए, बाल गंगाधर तिलक पे बननी चाहिए, और फिल्म बनती है, शिवाजी पे बनी, लेकिन वो कब आई कब गई पता नहीं चलता, थिएटर नहीं मिलता। क्योंकि एक स्ट्रेटजी है इस तरह की फिल्म को प्रमोट ही नहीं करना है। पता नहीं कोई षड्यंत्र है, क्या किसी का प्रेशर है, या पता नहीं क्या है। क्योंकि मैं इसी फ्रेटर्निटी का हूं, या इसी विभाग का हूं, इसी क्षेत्र का हूं, इसी इंडस्ट्री का हूं, वो मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्या कारण है, क्या प्रेशर है, कौन कह रहा है कि सिर्फ यही बनाया जाए, यही किया जाए। या किसी ने अच्छी फिल्म बना भी दी, यथार्थवादी फिल्म बना भी दी, सार्थक फिल्म, समानांतर फिल्म बना दी भी, साहित्यिक फिल्म बना भी दी, महापुरुषों पर फिल्म बना भी दी, तो उसको रिलीज न करना, उसको थिएटर न मिलना। अब हमारे मित्र हैं यशपाल शर्मा जी, वो एक फिल्म बना रहे हैं, हरियाणा के बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए, उनके ऊपर अभी अभी शूटिंग कंप्लीट हुई है, एडिटिंग कंप्लीट हुई है उनकी। मेरे मित्र हैं तो मैं ये जानकारी रखता हूं। अब देखिएगा जब रिलीज का समय आएगा, तो जब फिल्म में रहने वाले को इतनी तकलीफ है, इतनी दिक्कत होती है रिलीज करने में, तो जो बाहर से प्रोड्यूसर आ रहा है, फिल्म बना रहा है, उसकी क्या हालत होती है, क्या होती होगी। हमारी एक फिल्म थी, नेशनल अवार्डेड फिल्म अंतर्द्वंद, बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यू। प्रतिभा पाटिल जी ने जिस साल अवार्ड दिया था, अपने वक्तव्य में केवल अंतर्द्वंद का ही जिक्र किया था, और कुछ 8-10 लाइनें बोली थी उस फिल्म के बारे में, और किसी फिल्म के बारे में नहीं बोला उन्होंने। और उसी साल चक दे इंडिया और तारे जमीन पे भी रेस में थी, लेकिन बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यू अंतर्द्वंद को मिली। वो फिल्म ठीक से रिलीज नहीं हो पाई, थिएटर ही नहीं मिली। पैसा भी खर्च किया हमारे दोस्त ने, वो एफटीआई का कैमरामैन है, यशराज जैसे बैनर का कैमरामैन, लागे चुनरी में दाग किया है, एक्ट फिल्मों का बड़ा कैमरामैन सुशील राजकुमार है। ट्रू स्टोरी पर फिल्म, रियल लोकेशन पर फिल्म, नेशनल अवार्डेड फिल्म, थिएटर नहीं मिली, शोज नहीं मिले, शोज भी पैसा खर्च करने के बाद मिले, सुबह 11 बजे या रात को 11 बजे, और पता चला थिएटर में जाइए तो वहां फिल्म भी नहीं है। ये भी कमाल है। सैटेलाइट चैनल पे आज तक रिलीज नहीं हुई वो फिल्म, अब जाके वो कहीं अमेजोन या किसी में आया है ओटीटी प्लेटफॉर्म। क्या कीजिएगा। अच्छी फिल्में बनाने वाले
जी जी, बताइए हम्म। बताइए। हाँ सर, जैसे आपने ओटीटी का जिक्र किया, तो अभी ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो फिल्में आ रही हैं, जैसे बहुत सारी अच्छी फिल्में भी बनती हैं, जैसे मुल्क है, थप्पड़ है, ऐसी आर्टिकल 15 जैसी फिल्में भी आई हैं। लेकिन सर अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट आ रहा है, उसको लेकर आप उसको आप कैसे देख रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें बहुत सारी बायोग्राफीज भी आ रही हैं, और कमर्शियल सिनेमा, कमर्शियल प्रारूप में ही वो सब चीजें आ रही हैं, तो उसको लेकर आपके क्या विचार हैं सर? नहीं, ये तकनीकी विस्तार है। नाटक, नाटक से सिनेमा, सिनेमा से टेलीविजन, टेलीविजन से ओटीटी, मोबाइल, ये तकनीकी विस्तार है। लेकिन क्या हम इस विस्तार का, इस तकनीक का प्रयोग कर पा रहे हैं समाज के लिए, मानव जीवन के लिए? किस तरह का स्टफ आ रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे? अधिकांश एक विशेष नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और मैं तो बहुत देखता नहीं हूं। मैं तो ओटीटी फिल्म प्लेटफॉर्म पे एक फिल्म देखी जो बच्चन साहब की, क्योंकि बच्चन साहब का मैं फैन हूं, तो गुलाबो सिताबो, वो फिल्म देखी मैंने। मैं वैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्म देखता नहीं हूं। मैं देखता हूं तो थिएटर में ही देखता हूं, नहीं तो नहीं देखता हूं। और सिनेमा थिएटर के लिए ही है। सिनेमा लार्जर देन लाइफ है। लार्जर देन लाइफ अगर सिनेमा देखना है तो आप थिएटर में ही जाके देख सकते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सिनेमा कहां? वो तो सीरियल जैसा लगता है, कोई सीरियल देख रहे हैं। तो बन ही रहा है सीरियल, तो बन ही रहा है ओटीटी पे। बड़े बड़े स्टार भी काम कर रहे हैं, अलग अलग ढंग की सामग्रियां आ रही हैं, बच्चों को खूब पसंद आ रहा है। कुछ अलग अलग चीज, चूंकि सेंसर है नहीं, तो अलग अलग विषय वस्तु देखने के लिए मिल रहा है। बच्चों को सब कुछ 10 साल की, 12 साल की उम्र में ही सब पता चल चुका है। और मैं अभी सर तक जुड़ा भी नहीं हूं, ओटीटी से मैं जुड़ा भी नहीं हूं अभी तक। जी। जी सर, अभी कुछ समय पहले मैंने आपका एक व्याख्यान सुना था गोरखपुर में एक लिटरेरी फेस्टिवल के दौरान, हाँ जहां हाँ पर हाँ। आपने साहित्य को अध्यात्म की एक अध्यात्म से जोड़ते हुए एक आपने चर्चा करी थी। तो अगर उसके कुछ बिंदुओं को आप हमारे साथ साझा करें, बिकॉज साहित्य और अध्यात्म मतलब दो अलग अलग पहलू हो गए, उसको आप किस तरीके से जोड़ते हुए देख रहे हैं सर, वो उस पे आप थोड़ा सा हमें कुछ बातें बताएं। अब मैंने वहां क्या बोला था वो मुझे इस वक्त तो याद नहीं है। जी। लेकिन अध्यात्म तो इस सृष्टि का मूल है। अध्यात्म तो पूरे वातावरण में नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। डमक 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 डमन निनाद वड्डमर भयम, चकार क्या चंड बात है। तांडवम, तनो तुना शिवा शिवम। अध्यात्म वाह। का लास्य भी चल रहा है और तांडव भी चल रहा है। लास्य नृत्य भगवती पार्वती का है, आदि शक्ति का। और तांडव नृत्य भगवान शिव का है। पूरी सृष्टि का मूल जो है वो अध्यात्म है। मनुष्य का जीवन अध्यात्म है, मनुष्य का मूल अध्यात्म है। तो इस सृष्टि का मूल है नाद। मतंग ऋषि ने बृहद संहिता अपने ग्रंथ में कहा है कि नाद के बिना कुछ भी संभव नहीं, जो कुछ है वो नाद ही है। इस सृष्टि में गुंजयमान है अनहद नाद, अनाहद नाद। और वही मनुष्य के शरीर में भी गुंजयमान है। जिस दिन वो नाद बंद हो जाएगा गूंजना, उस दिन आदमी मृत हो जाता है। और अगर क्या बात है। नाद बंद हो जाता है मनुष्य, शास्त्र ये कहता है कि मानव शरीर में अगर नाद गूंजना बंद हो गया, मतलब 1 सप्ताह के भीतर उसकी मृत्यु निश्चित है। जो है वो नाद ही है। मनुष्य का शरीर का जन्म तो माता पिता देते हैं। शरीर मनुष्य थोड़े ही है, ये शरीर मनुष्य का है। अखिलेंद्र मिश्रा मेरा नाम थोड़ी है, इस शरीर का नाम है। इस शरीर ने मुझे थोड़ी होल्ड किया है, मैंने इस शरीर को होल्ड किया है। मैं कौन? आत्मा।
और आत्मा का जन्म माता पिता नहीं देते, आत्मा का जन्म स्वयं मनुष्य देता है। जिस दिन मनुष्य वो अनाहत नाद सुनता है या अपने अंदर बिल्कुल। अंतर जगत के प्रकाश को देखता है, उस दिन आत्मा का जन्म होता है। तो मूल अध्यात्म है। ये पूरी सृष्टि अपने आप में एक साहित्य है। इससे बड़ी रचना क्या हो सकती है? उस रचनाकार ने क्या रचना की है? उस रचनाकार की उत्कृष्ट रचना मानव शरीर है, मनुष्य है। इससे सुंदर रचना क्या हो सकती है? इससे बड़ा साहित्य क्या हो सकता है? आंख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघता है, मुंह बोलता है। मन को जब बोलने का मन करता है, देखिए, आंख देखती है, कान सुनता है, तब मन को बोलने का मन करता है। क्या बात है, और जब मन क्या को बात है बोलने सर। का मन करता है, जब मन को बोलने का मन करता है तो क्या करता है? वो शरीर में जो जठराग्नि है, उस अग्नि को प्रेरित करता है कि ऐ अग्नि, मुझे बोलने का मन कर रहा है, मैं मन हूं, मुझे बोलने का मन कर रहा है। तो अग्नि जो है वो वायु से कहती है, ए वायु, मन को बोलने का मन कर रहा है। और वायु नाद को कहता है, नाभ्यस्त नाद ऊपर उठता है, छाती पे आता है, हृदय कंठ पे आता है, शीर्ष पे जाता है, नासिका होते हुए मुख से निश्रित होता है ध्वनि के रूप में, हृदय पे मंद, कंठ पे मध्य, शीर्ष पे तार। ये बोलने की प्रक्रिया है। हम कैसे बोलते हैं? अध्यात्म है पूरा। जो हमारी भाषा है, जिस भाषा को हम खेल समझ रहे हैं, हिंदी, जो संस्कृत की बेटी है, संस्कृत जो ध्वनियों के सिंहासन पर बैठी हुई है। ध्वनि, ध्वनि तो सब कुछ है। क्या है? नाद है, नाद से उत्पत्ति है। और यही नाद आगे आके 3 भागों में होती है, मंद्र, मध्य, तार। और वो 22 श्रुतियां बन जाती है। अब आप पूछेंगे कि 22 ही श्रुतियां क्यों, 21 क्यों नहीं या 23 क्यों नहीं? तो जो एड़ी, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं, उनके साथ 22 नाड़ियां संलग्न होती हैं और 22 श्रुतियों की उत्पत्ति होती है। और उन 22 श्रुतियों से ही हम सुनते हैं। उन 22 श्रुतियों से ही हमारे 7 स्वर पैदा हुए, सुर पैदा हुआ है। षड, ऋषभ, गांधार, पंचम, मध्यम, धैवत, निषाद, सारे गामा पा नी। ये क्या है? और जब यही स्वर व्यवस्थित होता है तो राग बन जाता है। और क्या यही बात है राग सर। को जब अलापते हैं तो वही तान हो जाता है। उसी को लय देते हैं, ताल देते हैं। जो ये ताल दे रहे हैं, इस ताल के देने में जो ये लय है, ये लय है। क्या बात है सर। ये पूरा बहुत खेल बढ़िया। अध्यात्म का है, पूरा खेल अध्यात्म का है। अध्यात्म से बड़ा कुछ साहित्य है, कुछ है ही नहीं सृष्टि में। और सृष्टि से बड़ा, मनुष्य के इस रचना से बड़ा कोई साहित्य है ही नहीं जो उस रचनाकार ने बनाया है। जी, मेरा ख्याल ऐसा ही कुछ जी था। जी जी सर, इसी तर्ज पे आपने बात करी थी सर। जी जी और जी। जी सर, आप खुद साहित्य से जुड़े हुए हैं, और आपका जो ज्ञान है सर वो मतलब मुझे लगता है कि शायद जो आपका अध्ययन है या जो आपकी अपनी खुद की एक रिसर्च है, वो आप बहुत ज्यादा करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं चीजों को। तो सर ये जो साहित्य का एक फैक्टर है, वो आपके अपने जब आप कोई किरदार निभाते हैं तो उसमें वो आपको किस तरीके से मदद करता है?
चाहे हम छोटे पर्दे के चंद्रकांता की बात करें, जहां पर आपने एक एक फैंटेसी कैरेक्टर को आपने प्ले किया, चाहे हम लगान के कैरेक्टर की बात करें, गंगा जल की। तो सर ये जैसे आप इतना पढ़ते हैं, ये जो आपको साहित्य की एक समझ है, इससे क्या किसी तरीके की मदद आपको मिलती है जब आप किसी भी रोल के लिए, किसी भी पार्ट के लिए तैयार करते हैं खुद को, और वो किस तरीके से करते हैं फिर? देखिए, नाटक जो है ना, नाटक एक आध्यात्मिक यात्रा है। मैं कहता हूं सिनेमा भी आध्यात्मिक यात्रा है। अभिनेता एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है और अभिनय एक आध्यात्मिक साधना है। अभिनेता का काम क्या है? एक लेखक शब्द लिख देता है, अपनी भावनाओं को शब्द में भरकर कागज पर उड़ेल देता है, और उन शब्द को दृश्य कौन प्रदान करता है? एक अभिनेता। शब्द को दृश्य बनाता है अभिनेता। शब्द को दृश्य बनाने का की विधि क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका ढंग क्या है, इसका तौर तरीका क्या है, इसके नियम क्या हैं? शब्द को दृश्य अभिनेता जब बनाता है, हर शब्द का तत्व होता है, सत्व होता है, मर्म होता है, अर्थ होता है, उसके आचरण होते हैं, उसकी प्रकृति होती है, उसकी वृत्ति होती है, उसकी प्रवृत्ति होती है, उसका अध्यात्म होता है। हर शब्द का याद रखिए। और जब एक अभिनेता ये सब कुछ जानता है, जब उस शब्द के इन सारी चीजों को, सारे तत्व को जान जाएगा, उसके सत्य को जान जाएगा, उसको तुरंत दृश्य बना देगा। दृश्य कैसे? भाव और रसयुक्त दृश्य। जब भाव और रसयुक्त दृश्य होंगे, तभी तो उन शब्दों को सुन के दर्शक जो हैं रसास्वादन करेंगे। जब रस की निष्पत्ति होगी, रस की उत्पत्ति होगी, तो रसास्वादन होगा। एक विधि है। इसके लिए अध्यात्म बहुत बड़ा कारण है। अगर आपको एक चरित्र जीना है, अगर आपको एक चरित्र की यात्रा करनी है, तो आपको अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा कमाल एक्टर बनने के लिए। हाँ, आपको 2-4 लाइन के डायलॉग बोल के निकल जाना रट रटा के, तो इतना जाने की जरूरत नहीं है, मेहनत मत कीजिए। और वही वो चल रहा है, 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना कोर्स चल रहा है। खूब एक्टिंग स्कूलें खुली हुई हैं, बड़ी बड़ी स्कूलें खुली हुई है, ऐसे लोग पढ़ाने जा रहे हैं, कमाल कमाल के लोग। अब जाने दीजिए। तो ये चल रहा है। बाकी एक्टरों को टेलीविजन ने शोक लिया। एक्टर आने वाले दिनों में जिस तरह से एक्टर आए फिल्म इंडस्ट्री में, वो बहुत अच्छी तरह ग्रो नहीं हुए थे। वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकते थे। इस इंडस्ट्री को एक्टरों का खजाना मिल सकता था। उन सारे एक्टरों को ग्रो होने से पहले ही टेलीविजन ने सोख लिया। बहुत अच्छे अच्छे एक्टरों को टेलीविजन ने सोख लिया। वो एक्टर ग्रो नहीं कर पाए, वो एक्टर वहीं रुक गए। क्योंकि जब एक्टर को सोखा जाता है, जब वो सूखने लगता है, कोई भी वृक्ष जब सूखने लगेगा, उसका ग्रोथ रुक जाता है। जी जी। सर, आप साहित्य की आप कौन सी विधा से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? अध्यात्म से, चेतना से, विवेक से, पर्यावरण से, नदियों से, पहाड़ों से, इस संपूर्ण सृष्टि से, और उस रचनाकार से, सर्वश्रेष्ठ रचनाकार जिसने इस उत्कृष्ट रचना को रचा है, मनुष्य। इससे बड़ी रचना कुछ नहीं है। जी। सर, अभी लॉकडाउन के दौरान आपने बहुत सारी कविताएं लिखी, आपने बहुत सारा हाँ? अध्ययन भी किया। तो अच्छा, ये सब आने पता चल वाले गया समय आपको? में जी 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 सर। तो सर, जानना चाहूंगी कि आने वाले समय में हम आपको एक साहित्यकार के रूप में हमें देखने का, पढ़ने का मौका मिलेगा?
नहीं मतलब मैं अगर लिखता हूं इसका मतलब थोड़ी ही साहित्यकार हो गया। साहित्यकार तो आजकल सेल्फ डिक्लेयर्ड भी हैं। आज लिखा कल छप गया, जी परसों बेस्ट सेलर हो गया और तरसों अवार्ड भी मिल गया। आजकल तो ये इतिहास है, ये जर्नी है एक साहित्यकार की, ये भी हो रहा है। तो मैं एक्टर जी। ही ठीक हूं, हाँ लिखता हूं। मैंने इस लॉकडाउन के बीच मैंने कुछ 25-30 कविताएं लिख दी हैं। निकट भविष्य में मेरा एक कविता संग्रह की मेरी एक किताब भी आएगी। और जैसे आएगी आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन हाँ उसमें जी है कि कविताएं जो आपको सुनने के लिए मिलेगा, जैसी मैं बातें करता हूं कर रहा हूं, ऐसी कविताएं भी सुनने के लिए आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। और क्या बात है। उम्मीद करता हूं। तो मैंने लिख दिया है, क्योंकि समय बहुत मिला। इनफैक्ट समय मिल नहीं पाता था, जब भी मैं कुछ लिखने बैठता था तो तब तक कोई प्रोजेक्ट मिल जाता था, एक्टिंग शूटिंग करने लगते थे, उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, कैरेक्टराइजेशन करने लगते थे, अपने ऊपर काम करने लगते थे, उस रोल को जीने लगते थे, तब तक वो मामला डिस्टर्ब हो जाता था। कोरोना काल में बहुत समय मिला। कहते हैं ना कि विषम से विषम परिस्थिति पर अगर सकारात्मक दृष्टि डाली जाए, अगर इस परिस्थिति को सकारात्मक रूप से लिया जाए, तो विषम परिस्थिति भी ज्ञान का भंडार देकर जाती है। ये कोरोना बिल्कुल। काल सिखाने आया है, ये परिस्थिति सिखाने आई है। याद रखिए, ये परिस्थिति चली जाएगी, ठीक है, वैक्सीन नहीं आया अभी, समय लग रहा है, 2-4 महीने और लगेंगे, लेकिन ये समय चला जाएगा। सीखने वालों ने सीखा है बहुत कुछ, और सीखना चाहिए और सीखना पड़ेगा। अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, पर्यावरण के प्रति, नदियों के प्रति, पहाड़ों के प्रति, जंगलों के प्रति, सृष्टि के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा। ये कोरोना काल यही सिखाने आया है, ये याद रखिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर। सर मैंने एक साहित्य। इस पर भी एक ये जो मैं बोल रहा हूँ इस पर भी एक कविता लिखी है। सर अगर आ, कुछ लाइनें आप सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को। कुछ लाइनें सुनाऊंगा तो जाती हो जाएगी कविता के साथ, संपूर्ण कविता सुननी पड़ेगी जी जी आपको। जी, प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर। और जी वो जो कविता है, उस कविता का शीर्षक है चेतावनी। इसी कोरोना काल में जो मैंने पहली कविता लिखी वो चेतावनी ही लिखी, और हमने कई मंचों पे इसका पाठ किया है। आज आपके इस बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मंच से भी एक हुंकार क्या बात है सर, भरा जाए। क्या बात है सर, स्वागत सर। क्योंकि क्योंकि ये कविता, ये मेरी प्रक्रिया है, मेरी प्रतिक्रिया है ये कविता जो है। जी चेतावनी। प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संघार, कौन जिम्मेवार। क्या बात। प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संघार, कौन जिम्मेवार। करो और दुर्व्यवहार, करो और क्या बात। दुर्व्यवहार, अभी तो वाह। शेष है प्रकृति का हुंकार। अभी तो शेष है प्रकृति का हुंकार। तीसरा विश्व युद्ध मानव मानव में नहीं, प्रकृति और मानव में होगा। तुम्हें बनाया मानव और तुम पशुता पे उतर आए। तुम्हें बनाया समर्थ और तुम दरिद्रता पे उतर आए। वाह। इतनी हिंसा, इतनी हिंसा। जड़ हो या चेतन, नहीं छोड़ा तुमने किसी को। जड़ हो या चेतन, नहीं छोड़ा तुमने किसी को। तूने काटे पेड़ जंगल, तूने तोड़े पहाड़,
सुना तुमने कभी पहाड़ों का चिंगाड़? सुना तुमने कभी नदियों का चित्कार? सुना तुमने कभी जंगलों की पुकार? जल को वाह। किया दूषित, वायु हुई प्रदूषित, मार रहे पशुओं को बारंबार, काट रहे मवेशियों को लगातार, करने लगे व्यापार, बना दिया इस संसार को बाजार। क्या बात है इस सर। सृष्टि से भी बड़ा है तुम्हारा अहंकार, इस सृष्टि से भी बड़ा है तुम्हारा अहंकार। तू कर्म से कुकर्मी, तू धर्म से अधर्मी, तू शर्म से बेशर्मी, तू स्वार्थ से स्वार्थी, तू मानवता पे कर रहा अत्याचार, मानव मानव का ही कर रहा संहार। तू क्या समझता है? तू है निरंकुश, तुझ पर नहीं कोई अंकुश। तू क्या समझता है? तू है निरंकुश, तुझ पर नहीं कोई अंकुश। ये सृष्टि कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। रे नृप, तेरी बुद्धि अब चरमोत्कर्ष पर है, अब बुद्धि का किया और अधिक प्रयोग तो होगा विध्वंसक। अभी भी समय है, समझ जा, संभल जा, सुधर जा, कर विचार, हो तैयार। जाना होगा बुद्धि के आगे, बुद्धि के आगे चेतना है, चेत जा। अब करना वाह। होगा चेतना का प्रयोग, अब करना होगा चेतना का प्रयोग। यही है सृष्टि का उद्घोष। मैं फिर वाह। पूछता हूं, प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संहार, कौन जिम्मेवार? बोलिए, कौन जिम्मेवार? धन्यवाद। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। धन्यवाद। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपकी कविता आपके मुख से सुनने को मिली। पढ़ने के लिए इंतजार रहेगा सर इस संग्रह का जी जी जो आप लेकर आ रहे हैं। और जी। मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि तमाम लोग आपके जो साहित्य है, आपकी जो कविताएं हैं, उनको पढ़ने के लिए बेताब होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई सर उसके लिए। सर धन्यवाद। चर्चा धन्यवाद। को, जी सर, आगे चर्चा को बढ़ाते हुए भाषा, साहित्य में सर भाषा पर भी जैसे आपने चर्चा करी, और ये बहुत सही बिंदु आपने एक रखा था कि आज जितनी भी, जैसे अभी हम लोग भी बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमें तमाम फिल्मों की एंट्रीज रिसीव हो रही हैं, जिसमें चाइना से फिल्म आ रही है तो वो चाइनीज में है, जापान से आ रही है तो जापानीज में है। मतलब वो अपनी भाषा में सिनेमा को बनाते हैं और उनका पूरी जो प्रक्रिया होती है वो उसी में होती है। तो सर आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि हम यहाँ पर जो हमारे फिल्मकार हैं, जो हमारे कलाकार हैं, क्या वो इस इतनी मतलब हिम्मत नहीं ले पाते हैं कि हमें जो भी कुछ करना है वो हम हिंदी भाषा के साथ गर्व के साथ, या अगर मराठी में बना रहे हैं तो मराठी भाषा के साथ। अभी वहां पर भी अंग्रेजी का बहुत ज्यादा प्रभुत्व देखने को मिलने लगा है। जबकि मैंने देखा है कि जो साउथ की फिल्में हैं, जो साउथ इंडिया में फिल्में बनती हैं, जो नो कन्नड़ में, मलयालम में, वहां पर अभी भी जो है वो लोग अपनी भाषा को महत्ता देते हैं। इवन उनका जो पूरा प्रक्रिया होती है, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, चाहे वो बाकी की चीजें हो, डायलॉग्स हो, वो सब उनकी अपनी भाषा में होते हैं। तो बॉलीवुड जो कि एक तरीके से पूरी दुनिया को लीड करता है सिनेमा के स्तर पर, सबसे ज्यादा फिल्में हमारे यहाँ से निकलती हैं, सबसे अलग तरीके का कंटेंट हमारे यहाँ से निकलता है। तो आपको क्या खामियां नजर आती हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं भाषा के तरफ भी जो है वो सिनेमा में हम अपनी पकड़ को छोड़ते चले जा रहे हैं? अपने प्रति सम्मान नहीं है, अपने लोगों के प्रति सम्मान नहीं है, अपनी भाषा के प्रति सम्मान नहीं है, अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान नहीं है, नहीं है। इसीलिए है ऐसा, इसीलिए है। कमा रहे हैं हिंदी का,
करेंगे सब कुछ अंग्रेजी में। मैंने दक्षिण भारत की भी फिल्में की हैं, वो अपनी ही भाषा में बात करते हैं, सब कुछ अपनी ही भाषा में, सब कुछ, जबकि वो हिंदी भी जानते हैं। मैं अपने स्टाफ को पूरे यूनिट में लगा के रखता हूं, सबसे बात करो, लाइटमैन, स्पॉट बॉय, प्रोडक्शन वाला, सेटिंग वाला, सबसे बात करो और हिंदी में बात करना, और काउंट करो कितने लोग इस यूनिट में जानते हैं हिंदी बोलना। वो लोग हिंदी भी जानते हैं, जरूरत पड़ने पर बोलते हैं, लेकिन सब कुछ अपनी भाषा में करते हैं। वो अंग्रेजी भी जानते हैं, जहां जरूरत है अंग्रेजी ही बोलते हैं वो, लेकिन 90%, 80 से 90% वो अपनी भाषा में, तमिल हो तो तमिल, तेलुगु हो तो तेलुगु, कन्नड़ा हो तो कन्नड़ा, मलयालम हो तो मलयालम, अपनी भाषा में वो बात करते हैं। जी। तो सर, और कोई पैरामीटर है जो आप जोड़ना चाहते हैं, खास तौर से साहित्य और सिनेमा को? हालांकि आपने तमाम बिंदुओं को छूते हुए, जिसमें भाषा, संगीत, कहानी, पटकथा, कथा, सारी चीजों को आपने जोड़ा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। और मुझे लगता है कि आज के टाइम पर, जबकि सिनेमा, मतलब खास तौर से बॉलीवुड के अंदर किसी भी ऐसे साहित्य का विशेष रूप से अभाव है जिसमें हम सिनेमा और सिनेमा से जुड़ी इन बारीकियों पर जान सके, समझ सके। खास तौर से जो आने वाली जनरेशन्स हैं, जो नए लोग उतर रहे हैं इस क्षेत्र में, वो अभी वाले स्वरूप पे ही ज्यादा, जो उन्हें दिखता है, समझ में आता है, उसी के आधार पर वो लोग सिर्फ काम करते हैं, बजाय इसके कि ये जो है, मतलब ना, उसके बारे में उन्हें कुछ और जानकारी मिले, या पढ़ने को मिले, देखने को मिले। तो जो आपने बिंदु रखे वो बहुत ही मतलब 100% सटीक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि इससे ये चीजें जो हैं, ये इन लोगों को पता चलनी चाहिए, उनके सामने आनी चाहिए। तो सर, बहुत ही बेहतरीन हमारी चर्चा रही। कोई और बिंदु जो आपको लगता है इससे, सिनेमा और साहित्य से जुड़ा हुआ, जिस पे आप रोशनी डालना चाहेंगे, जिसके बारे में आप हमें और बताना चाहेंगे कुछ? एक ही दिन में बहुत ज्यादा हो जाएगा, जी, एक ही दिन में। कोई दिक्कत नहीं सर। सर, एक सुनना, हम लोग अपने, सुनना भी एक जी, कला है। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ सर। सर, हमारे एक जो दर्शक अभी देख रहे हैं, उन्होंने पूछा था कि क्या पौराणिक कथाओं पर फिल्में बनाना गलत है? जो आपने बताया कि किस तरीके से फिल्में बन रही हैं, तो एक ये सवाल आया था। और इसके अलावा मैं जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे अपील करूंगी कि अगर उनका कोई प्रश्न है तो वो अपना प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं। और क्या नाम से, अखिलेंद्र जी के लिए कोई मैसेज है तो वो भी दीजिए। सर, आपको बहुत सारे, सभी दर्शकों ने प्रणाम और धन्यवाद कहा है, वो सब बता, यहाँ पर मैसेज भेज प्रणाम रहे करता हैं। हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, सबको धन्यवाद करता हूँ। आप लोग जी, सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सुनने का मादा अब है ही नहीं किसी में, सब बक 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 बोलते रहते हैं। तो आप लोग सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, ये अच्छी बात है। प्रश्न जो था पौराणिक कथाओं की बात, दादा साहब फाल्के जी ने वहीं से शुरुआत की थी। भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, और हॉलीवुड की पहली फिल्म है द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, जी, रेलगाड़ी की सबसे बड़ी डकैती। इन दो फिल्मों को देखिए, आपको माइंडसेट पता चल जाएगा कि माइंडसेट क्या रहा होगा भारतीयों का, और क्या रहा होगा हॉलीवुड वालों का। कैसी फिल्म बनाई। जब दादा साहब फाल्के जी ने लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखी, तो उनके दिमाग में यही आया कि हम अपने भी महापुरुषों का, पौराणिक कथाओं का, अपने पौराणिक हीरो हीरोइन का, देवी देवताओं को मैं दिखाऊं है। और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र बनाई। 1913 से लेके 1940 के बीच में 1500 फिल्में बनी पौराणिक कथाओं पे, देवी देवताओं पे, अलग अलग नायक नायिकाओं पे। लेकिन वो फिल्में गई कहां? मुश्किल से 50 भी नहीं है आर्काइव में, मुश्किल से
क्या हुआ, क्यों हुआ? कोई है पूछने वाला, कोई है जवाब देने वाला? किसने किया ये सब? जब तब ये हालत हुई तो आज क्या हालत होगी देख लीजिए। कौन बनाने वाला है? बनाएगा तो रिलीज नहीं होगी, और बना भी रहे हैं जो तो तोड़ मरोड़ के बना रहे हैं। साहित्य हो, इतिहास हो, पौराणिक कथा हो, जो भी हो, चाहे टेलीविजन हो चाहे सिनेमा हो। जी जी। सर, हमारे एक दर्शक हैं सुनील महात्रे जी, वो कह रहे हैं कि चंद्रकांता वाले यक्कू जी और वीर गति वाले इक्का सेठ से अलग अखिलेश जी आज नजर आए हैं। तो वो अखिलेंद्र, आपको अखिलेंद्र। सुनील जी, मेरा नाम अखिलेंद्र जी, अखिलेंद्र सॉरी। है। जी जी, सुनील जी, आपको नाम में आपने गलत लिखा है, अखिलेश जी, दरअसल अखिलेंद्र जी है आप सर का नाम। जी, तो ये सर आपको आपके जो किरदार रहे हैं उनके लिए आपको याद कर रहे हैं। और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी। सर, बहुत अच्छी चर्चा रही। मुझे लगता है कि बहुत ही गहन जानकारियां हमें मिली हैं और हमारे श्रोताओं को। सर, अंत में आपकी तरफ से बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए दो शब्द अगर हमें और हमारी टीम को सुनने को मिलेंगे तो हमारी बहुत हौसला अफजाई होगी। नहीं, बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं भी ये पहली बार सुना, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो ये बड़ा जी बड़ा मतलब अद्भुत नाम भी है, और मेरा ख्याल अद्भुत काम भी होगा। नए नए जो फिल्मकार, जो लड़के लड़कियां हैं, हमारी युवा पीढ़ी जो है, जो लोग सिनेमा से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं, छोटी छोटी फिल्में बना रहे हैं। फिल्में तो आजकल मोबाइल पे भी बनाई जाती है और उसको भी भेजा जाता है फेस्टिवल्स में। और बनाइए और जुड़िए और भेजिए इस तरह की फिल्म फेस्टिवल्स में। जैसे इस तरह का प्लेटफॉर्म आज फिल्म फेस्टिवल, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल खुला है, तो मैं चाहूंगा बहुत लोग जुड़े, नए फिल्म मेकर्स जुड़े, नई पीढ़ी के युवा युवती जुड़े, और बड़ा अच्छा काम होगा। और मुझे उम्मीद है कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो संस्था है, आप लोग सब बहुत अच्छा काम करेंगे, युवाओं को बढ़ावा देंगे, सिनेमा को बढ़ावा देंगे, अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देंगे, और हमारी शुभकामनाएं है। मैं थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे थैंक यू सो यहाँ मच सर। लाने के लिए, जोड़ने के लिए, मुझे सबसे बातचीत करने के लिए ये मौका मिला। मैं चारू जी को धन्यवाद करता हूँ, प्रतिभा जी को धन्यवाद करता हूँ, प्रतिभा जी यशपाल जी को, और मैं जी। प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम सर करता हूँ आप जितने लोग जुड़े। जी, जी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की पूरी टीम और हमारे पूरे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मजा धन्यवाद आया। और आगे भी हम आपको अपने मंच पर लाकर आपसे अपना ज्ञानवर्धक करते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद थैंक यू सो धन्यवाद मच सर। थैंक यू। धन्यवाद।